आज से 19 साल पहले मैं अहमदाबाद में आया था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन अभी बाकी था। बड़े भाई के रेफरेंस से मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर बनाने की। एक कस्टमर जब आपको एंडोर्स करता है उनके ग्रुप में, उससे बड़ा लाइव टेस्टिमोनियल कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं भी लोगों को मिलने जाता था, अगर अपॉइंटमेंट के लिए फोन करता था। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बोलूँ तो भी मुझे एक ही जवाब मिलता था, हमारे पास LIC है। आज अगर मेजर हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट ब्रेक करने पड़ते हैं। तो डेटा कहता है कि हर साल 7% पॉपुलेशन पुअर्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं। So what changed in insurance after COVID-19? कोविड ने लोगों का नजरिया इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही बदल दिया। मैंने ऐसे केस भी देखे जिसमें कैंसर में हमने 2 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है। AI से आपको डेटा एनालिसिस में बहुत ही हेल्प होती है। अगर मेरे 1000 कस्टमर के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मुझे अगर सेकंड्स में अगर एनालिसिस करना है, तो AI आज की तारीख में इज द राइट टूल फॉर मी। अगर आपने पूरे प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट देख लिए हैं, बट आपके लिए वो कैसे सही है, वो अगर आपको पता नहीं है, तो शायद आप ऐसी प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन कर देंगे जो आगे जाके आपके लिए एक ओवरबर्डन होगा। जिस दिन मेरे कस्टमर को कंपनी की ऑफिस पे सर्विस के लिए जाना पड़ा, उसी दिन उसके लिए मैं राइट एडवाइजर नहीं हूँ। Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will be having a really insightful conversation on insurance industry. How to build a career in it, how to start a business in it, and overall industry insights. We are joined by Mr. Bhargav Thakkar, who is the founder of Bhargav Thakkar's Acumen Advisory and BMT Entrepreneur, with over 18 plus years of experience in the insurance sector. Hello Bhargav bhai, how are you? हेलो। So first of all, thank you so much for being my guest. And आज हम बात करेंगे कि आपने जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की उसमें अपने करियर स्टार्ट कैसे किया, कुछ इनसाइट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग दिस कि आपकी जो जर्नी है 18 इयर्स की, हाउ हैज इट बीन? आपने स्टार्ट कैसे किया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री? यस, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ द्वारिका के बाजू में टाटा केमिकल्स सॉल्ट प्लांट है मीठापुर, वो मेरा नेटिव है। और आज से 19 साल पहले मैं अहमदाबाद में आया था, और उस समय मेरा ग्रेजुएशन अभी बाकी था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन एडमिशन की प्रोसेस की, और उसी दौरान मेरे साथ मैं अपने बड़े भाई और पापा के साथ रहता था। और बड़े भाई के रेफरेंस से मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर बनाने की, क्योंकि उस समय बड़े भाई का बिजनेस था, वो न्यू एंड ओल्ड कार का सेल परचेस का था। उनके एक फ्रेंड थे जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते थे। उन्होंने एक बार सजेस्ट किया कि अगर आपका भाई कॉलेज कर रहा है तो उनको एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी। 2006 में मैंने पहली बार मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में अपना इंटरव्यू दिया था। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं सारे इंसेंटिव है और किसी रिश्तेदार ने बोला है कि आपको एडवाइजर बनना है या एजेंट बनना है। मेरे केस में मैं एक ऐसी प्रोसेस से गया हूँ जहां पर अहमदाबाद जैसे सिटी में मैं आया तो मेरी कोई यहाँ पे पहचान नहीं, ना मेरे कोई रिश्तेदार थे। मेरे लिए ये सिटी भी नया था, मेरे लिए करियर कैसे बनाना उसके लिए भी मैं बहुत क्लियर नहीं था। बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि अगर आप एज ए यंग कॉलेज पर्सन करियर बनाना चाहते हैं तो करियर के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक सही ऑप्शन रहेगा। और अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही बनाना है तो आज आप जिस जगह पे हो वो कंपनी भी सही है। और सच में 3 घंटे के मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखा जहाँ पे अहमदाबाद में, क्योंकि मैं वहाँ पे एक जॉइंट 22 लोग के फैमिली के साथ रहता था और यहाँ पर हम 3 लोग, तो एक नए फैमिली को बनाने के लिए मुझे ये सही लगा। और नए सब्जेक्ट में किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है, कैसे लोगों के साथ बात करने के तरीके हैं, बहुत कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मुझे वहीं पे दिखने लगी। मेरे बड़े भाई के साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक ही मुझे जस्ट सजेशन किया कि मैंने तुमको इंटरव्यू के लिए भेजा था, करियर बनाना है नहीं बनाना है वो डिसीजन आपको ले। करेक्ट। तो उनका भी सपोर्ट था, और मैंने तब से लेके आज तक, आज ऑलमोस्ट जून 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 18 इयर्स मेरे हो गए हैं। और जहां जहां पे मुझे सीखने को मिला
वहाँ वहाँ पे मैं सीखता गया, अपने कस्टमर्स को मिलता गया, उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बास्केट और कंपनी के साथ एसोसिएशन मेरा बढ़ता गया। विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस में भी उनके भी रीजनल हेड थे, उन्होंने भी सेम ही बोला कि अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो तो तुम्हारे ही कस्टमर की जनरल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो, और अगर करियर बनाना है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द बेस्ट। तो जहाँ पे आपको एक अच्छे लीडर मिल जाते हैं, कोई टॉर्च बैरियर सही तरीके से मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी 18, 20, 30 साल तक सही हो सकती है। तो मेरा जो फाउंडेशन है वो ऐसी 2 कंपनी के साथ हुआ है और ऐसे मेंटर्स के साथ हुआ है, जो मुझे आज भी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो पिछले 18 साल में मैं आज की तारीख में 6 से 7 कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस एंड नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे इंडस्ट्री के नॉर्म्स चेंज हुए हैं, आईआरडीए के कंप्लायंस चेंज हुए हैं और प्रोडक्ट्स भी चेंज हुए हैं। बट ऐसी कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आई कि मैं पीछे हटा हुआ, क्योंकि मेरा फाउंडेशन विद वेरी मच क्लैरिटी के साथ हुआ है कि एक एडवाइजर का रोल क्या रहेगा और एडवाइजर को अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम मिलके किस तरह से रिव्यू करके उनकी जरूरतों को पूरा करना है। सो मेरे लिए तो ये 18 साल करियर बिल्ड, एक एक साल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, एक एक किस्से है जहां पे मैंने आज 1000 से भी ज्यादा फैमिली के साथ उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में काम किया है, और वही हजारों लोग आज की तारीख में मुझे अपने ही कॉन्टेक्ट स्फीयर में रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने एक अपने काम करने का तरीका बनाया। So that is a very great story कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, where you shifted to अहमदाबाद, and I think family का भी काफी सपोर्ट था, तो which pushed you into starting? मेरे भाई ने उस समय, अगर मैं अहमदाबाद में किसी को नहीं जानता हूँ तो हमारी ट्रेनिंग्स में हमको बताया जाता था कि आपको लोगों के पास जाके उनके साथ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस करना है, मतलब उनकी जरूरतें क्या है वो आपको मेंटर के साथ जाके करना है। तो मेरे भाई ने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स का नंबर देता हूँ, बट किसी के पास जाके आपको ऑब्लिगेशन में बिजनेस नहीं मांगे। सो मैंने पहले ही दिन से जो प्रोसेस है उसको ही फॉलो किया है, ना ही किसी ऑब्लिगेशन में बिजनेस किया है। और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि पहले 5 कस्टमर जो थे उसमें से एक कस्टमर की मैच्योरिटी आ चुकी है 15 साल के बाद। एक कस्टमर मेरा जो अनफॉर्चुनेटली 2008 में ड्यू टू एक्सीडेंट ही डाइड, जो मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड था, और बाकी के 3 कस्टमर आज की तारीख में भी मेरे लाइव कस्टमर है। That's amazing. जो कमिटमेंट मैंने उस समय किया था वही कमिटमेंट हम दोनों निभा रहे हैं। वो रिश्ता मैं और मेरे कस्टमर, तो जिस कंपनी के साथ मैंने जोड़ा था वही प्रोडक्ट को वो एंजॉय कर रहे हैं। करेक्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो भार्गव भाई, आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, यू मस्ट हैव स्टार्टेड एज एन एजेंट और एन एडवाइजर, राइट? तो ओवर द पीरियड, आज आई थिंक 2018 में यू स्टार्टेड योर ओन फर्म, एडवाइजरी फर्म। तो व्हाट मोटिवेटेड यू कि आपको खुद की एक फर्म स्टार्ट करनी है रादर देन कि आप एक एजेंट की तरीके से कंटिन्यू करें या एडवाइजर की तरीके से कंटिन्यू? सो 2006 से लेके ऑलमोस्ट 2015-16 तक मैंने एज ए एजेंट हर अलग अलग कंपनी के विजिटिंग कार्ड यूज करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बुलाया है तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक कंपनी का कार्ड दूंगा। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए बुलाया है तो कहीं ना कहीं मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। बट देखा जाए तो मैं तो भार्गव ठक्कर अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर मैंने जैसे बताया कि मेरे 2 से 3 ऐसे मेंटर है जो आज भी मेरे टच में है, जो कंपनीज में ट्रेनर थे, और मैं जब मार्केट में जाता था तो बड़े बड़े एडवाइजर जो मार्केट में काम करते थे उनके बारे में सुनते थे, तो मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखता था, और वो सीख के अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए और अपने खुद की ब्रांड बनाने के लिए उसको अप्लाई भी करता था। 2016 में मुझे एक ऐसे मेरे कस्टमर ने एक ऐसे बिजनेस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस किया जहां से मेरी लाइफ का टर्न अराउंड हुआ। सो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि एक कस्टमर जब आपको एंडोर्स करता है उनके ग्रुप में, उससे बड़ा लाइव टेस्टिमोनियल कुछ नहीं हो सकता है। करेक्ट। जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो बताया कि तेरे जैसे प्रोफेशनल एडवाइजर की मार्केट में जरूरत है और बहुत कम मिलते हैं, और उन्होंने बोला कि मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक ऐसे बिजनेस ग्रुप में जहाँ पे तुम अपने बिजनेस को तो बढ़ा ही सकते हो,
लेकिन तुम्हारी खुद की एक अलग पहचान बना सकते हो। सो मैंने 2016 में एक बिजनेस नेटवर्क ग्रुप ज्वाइन किया। एक साल के अंदर मेरी पूरी थॉट प्रोसेस, मतलब देखो, हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बट वो सीखा हुआ मुझे किसके साथ यूज करना है, उस तरह के प्रोस्पेक्ट भी मुझे चाहिए। तो वो प्रोस्पेक्ट मुझे वहां पे मिले, और उन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैंने 2018 में भार्गव ठक्कर एजेंट से लेके भार्गव ठक्कर एक्यूमेन एडवाइजरी एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन की, और आज लोग मुझे इंश्योरेंस का डॉक्टर भार्गव ठक्कर के नाम से जानते हैं। That's amazing. So that is the turnaround in 2016. तो sort of a turnaround point के जहाँ से you upgraded. Yes, yes. और फिर तो जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को, अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को, और आज की तारीख में भी मैं अपने आप को कुछ ना कुछ सीखने में इन्वॉल्व रखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर बार मैं सीख के अपने कस्टमर को, बहुत सारे कस्टमर है जिन्होंने मुझे सिखाया है। सो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग सेगमेंट के बिजनेस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट आप ऐसे एसेट क्लास में ही फाइनेंशियल एसेट नहीं करो। मैं बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। एक कॉर्पोरेट के बड़े सार एम्प्लॉय थे जिनको मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बताता था। जब भी कोई नई रिटायरमेंट प्रोडक्ट आती थी तो वो मेरे टॉप 5 लिस्ट में थे। एक बार उन्होंने मुझे टाइम दिया और बिठाया कि भार्गव भाई, आप बोल रहे हैं लेकिन ये रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे कुछ काम की नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करते। वो आसाम के किसी एक एरिया से बिलोंग करते थे, और उनके फोर फादर, मतलब उनके दादाजी ने वहां पे लकड़ी के, मतलब वुडन बिजनेस का काम करते थे। वो क्या करते थे, जंगल में जमीन लेते थे और प्लांटेशन करते थे। 5 से 10 साल में वो फसल बन के वुड सेल करने के लिए बन जाती थी। सो उनके पापा उन सेम बिजनेस को आगे लेके जा रहे थे, और वहां पे उन्होंने दादा जो देखे गए थे उनसे 5 से 6 गुना लैंड एक्वायर कर लिया था। ओके। सो तब मुझे पता चला कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल एसेट। अब वो लकड़ियां बेच बेच के वो जो कर रहे थे, वो पैसों से आगे और जमीन ले रहे थे, और आज की तारीख में वो भले ही कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया है। तो ही इज द थर्ड जनरेशन, बट वो बोल रहे कि हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग हमने इस तरह से किया। तो ये एक नया तरीका मुझे भी पता चला एज ए एडवाइजर। सो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हर बार मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट से ही आपको सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार मैंने लोगों को ना भी बोल दिया है कि आपको ओवर इंश्योरेंस हो गया है, आप ऑलरेडी इतना पे कर रहे हैं, जो अपनी लायबिलिटी है उससे ज्यादा आपका इंश्योरेंस है। सो एक राइट एडवाइजर हमेशा क्या करता है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, जरूरतें समझता है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो ही प्रोडक्ट पोजीशन करना है। करेक्ट। सो ये जो सारी चीज है, एक एजेंट से लेके एडवाइजर कंसल्टेंट तक की जर्नी है, उसमें सीखता गया और उसको मैं अप्लाई करता गया। सो मुझे याद है कि आज 2017 से लेके ऑलमोस्ट आज आप समझो कि मुझे 7 साल उस बिजनेस नेटवर्क में हो गए, मेरी कंपनी को भी 7 साल हो गए। सो एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे जो भरोसा किया और आज भी कर रहे हैं। करेक्ट। सो वो उनके रिश्तेदार को एंडोर्स करते हैं, वो उनके कलीग को करते हैं। तो भार्गव जी, लाइक दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी जो आपने बताई अबाउट रिटायरमेंट प्लान। बट अभी इंश्योरेंस में ना काफ़ी ऐसे टर्म्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। भाई से पर्सनली फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता था कि इंश्योरेंस में राइडर जो टर्म होता है उसका मतलब क्या है, राइट? तो आई थिंक ऐसे ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स है इंश्योरेंस में विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। तो इफ यू कैन एक्सप्लेन सच टर्म्स जो लोगों को पता होने चाहिए। सही है। मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर मूवी देखने जाते हैं, मतलब सो आपको क्या होता है कि आपको ऑलवेज कॉम्बो ऑफर किया जाता है, जो आपके पॉकेट पे बर्डन कम करता है, बट बाय पेइंग नॉमिनल अमाउंट यू विल गेट मोर। सिमिलरली इंश्योरेंस में अगर मैं कार इंश्योरेंस की बात करूं तो एक रहता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जिसमें कार का और थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज रहता है। बट अगर गाड़ी को जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन में आपके क्लेम की अमाउंट कटती है। तो उसके लिए ऐसे एड ऑन्स रहते हैं, जैसे कि जीरो डेप कवरेज है, इंजन कवर है, कंज्यूमेबल्स छोटे छोटे नट बोल्ट से वो कवर होते हैं, आपकी की लॉस के कवर होते हैं,
वो नॉर्मल पॉलिसीज में नहीं होते, बट बेस पॉलिसी से थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करते हो तो आप ये सारे फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकते हो। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है, एक बेस पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान किया है, बट उसी टर्म इंश्योरेंस में आपको 2 राइडर ऑप्शन मिलेंगे। एक तो पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, लेट्स फॉर एग्जांपल आपकी एज में 30,000 का प्रीमियम आ रहा है 1 करोड़ के लिए टर्म इंश्योरेंस में, बट अगर आप उसमें 2,000 या 3,000 ज्यादा देते हैं तो आपका 1 करोड़ का एक्सीडेंट कवरेज उसमें ऐड हो जाएगा। सो बाय पेइंग 10% ओनली प्रीमियम आपका जो कवरेज है वो बढ़ गया। उसी तरह उसमें अगर आपने 10 to 15% प्रीमियम और पे कर दिया तो आपकी क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर हो जाएंगी, जो टर्मिनल इलनेसेस है वो सारी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से राइडर्स वर्क करती है, और स्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में कोविड के बाद जो अवेयरनेस बढ़ गई है, तो सारी कंपनियां उसमें बहुत सारे टेलर मेड पॉलिसीज लेके आ रही है, जहां पे आप अपनी रूटीन लाइफ की जो भी जरूरत है वो उसमें से कैसे कवर कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंस एडिशनली आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बेस कवरेज है, अगर आप उसमें राइडर्स ऑप्शंस लेंगे, एनुअल हेल्थ चेकअप का रहता है, आप वॉकिंग करते हैं तो उसके स्टेप काउंट होते हैं, उस पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं। तो ये अदर देन हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट हो गए जो आप उसमें कवर कर सकते हैं। अब नाउअडेज अगर देखा जाए तो आप जितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे उसके अलावा भी बहुत सारे आपको एक्सपेंस लगते हैं, आपके रिलेटिव आपको असिस्ट करते हैं, तो वो सारे आपके मेडिकल बिल्स में फॉल नहीं होते। सो देयर आर सम हॉस्पिटल कैश राइडर जो आपको डेली का 1,000 से लेकर 10,000 का कवरेज दे। ओके। सो दिस विल कवर योर रिलेटिव टाइम स्पेंडिंग, उनके भी बिजनेस छोड़ के वो आते हैं, बहुत सारे फूड बेवरेजेस के खर्चे लगते हैं। करेक्ट। सो राइडर विल गिव यू द बूस्ट योर कवरेज, कवर योर फाइनेंशियल लॉसेस। दैट्स ग्रेट। ऐसे इतना डिटेल में तो शायद मुझे भी नहीं पता था ऐसे होता है। दैट्स व्हाई यू रिक्वायर इंश्योरेंस का डॉक्टर। दैट्स ग्रेट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो काफी लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है कि व्हाट इज लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस और मे बी एनी अदर कैटेगरी। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या होता है? इनिशियल अगर मैं बात करूं तो मैं भी लोगों को मिलने जाता था, अगर अपॉइंटमेंट के लिए फोन करता था, तो अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बोलूं तो भी मुझे एक ही जवाब मिलता था, हमारे पास LIC है। मेरे पापा ने LIC लिया हुआ है। जब मैं उनको पर्सनली मिल के बताता व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज द हेल्थ इंश्योरेंस, और कैसे जनरल इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट काम करते हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हर इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है और वो अलग अलग तरीके से बेनिफिट करता है। जैसे कि आपने पूछा लाइफ इंश्योरेंस, तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो कवर करती है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है टुवर्ड्स इस फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कवर कर सकते हैं बाय पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे बहुत तरीके से प्रोडक्ट है। लाइक टर्म इंश्योरेंस इज प्योरली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दूसरे है एंडोमेंट जहां पे आपको कुछ बोनसेस और मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, तीसरे है यूलिप प्रोडक्ट जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट रहते हैं, और नाउअडेज रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान्स ऑफर होती है लाइफ इंश्योरेंस से, जहां पे कोई भी आपका इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है, बट इट इज प्योरली एन्युटी बेस। सो ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स है सेगमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके हेल्थ केयर एक्सपेंस को कवर करने के लिए और बड़ी बड़ी क्रिटिकल इलनेस को कवर करने के लिए स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, जो ये सर्विसेज और प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नाउअडेज पिछले 2 साल से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सो ये एक अलग ही तरीके से काम करता है। जब भी आपकी कोई हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरीज आएगी उस केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आती है लाइक कैंसर है, ओपन हार्ट सर्जरी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, सो इस तरह के केसेस में आपको टर्मिनल इलनेस को कवर करने के लिए क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट्स काम आते हैं। ओके। और जो तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अगर कोई बंदा है वो हाईवे पर से जा रहा है और उनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं होती है, तो उन्होंने जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्लान किए हुए हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर उसके पोर्टफोलियो में एक्टिव नहीं होता है। ओके। उनको अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके गए और 1-1.5 घंटे की प्लास्टर करके मरम्मत करके उनको डिस्चार्ज कर दिया,
तो यहाँ पर मेडिक्लेम प्रोडक्ट है वो भी एक्टिव नहीं होगा। बट डॉक्टर ने डिस्चार्ज के समय उनको रिकमेंड किया कि आपके प्लास्टर के हिसाब से आप 3 महीने तक आपको टोटली बेड रेस्ट करना है। सो इस केस में अगर वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, उनका इनकम लॉस होगा। सो यहाँ पर अगर उनके पास पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट काम आएगा। ओके। सो ये तीनों प्रोडक्ट का जो महत्व है वो अलग अलग है और तीनों को अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। सो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं हमेशा अपने कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में ये 3 प्रोडक्ट को बेस मानता हूँ। अगर ये 3 प्रोडक्ट प्लान कर ली है तो आने वाले जो अलग अलग माइलस्टोन इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एसेट क्लास में है वो उनको भविष्य में ऐसे कोई इंसिडेंट से फैमिली को फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्टर्ब नहीं होता है। उनको वो बेचना नहीं पड़ेगा ना। आज अगर मेजर हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट ब्रेक करने पड़ते हैं। डेटा कहता है कि हर साल 7% पॉपुलेशन ड्यू टू मेडिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन पोवर्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं। ओके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपके छोटे छोटे अमाउंट से आप बड़े बड़े फाइनेंशियल रिस्क को कवर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। आई थिंक काफी लोगों को ऐसा होगा कि मेरे पास तो लाइफ इंश्योरेंस है तो कुछ भी होगा तो विल बी कवर्ड, बट दूसरा एक मिथ है, अगर कोई मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे तो कंपनी की तरफ से मिल रहा है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 2012 में मेरे एक कस्टमर थे जो एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे कॉर्पोरेट में, और उस समय वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, और उन्होंने बोला कि मेरा 10 लाख का है तो ये मुझे प्लान नहीं करना है, तू मेरा टर्म इंश्योरेंस कर। बोला ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है जो आपको कॉर्पोरेट्स की कंपनी की तरफ से मिल रहा है वो कंट्रोल पूरा कंपनी के पास है। तो आप उसे बोनस मानिए, आपने जो किया है वो आपके कंट्रोल में है। 2 साल के बाद उन्होंने सोचा कि नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। ही लेफ्ट द जॉब। मुझे 6 महीने के बाद पता चला और उन्होंने एक दिन बुलाया कि भाई मुझे अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। मतलब क्या हुआ सर? तो मैंने 6 महीने पहले जॉब छोड़ दिया है और 2 महीने पहले ही मेरा ब्लड शुगर डिटेक्ट हुआ। ओके। सो मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे कलीग ने बोला कि तू अभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले। अब 2012 में क्या था, अगर आपके पास कोई ऐसा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो इंश्योरेंस कंपनी इजीली आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती। अगर करती थी तो उसमें लोडिंग और 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। तब मेरे लिए भी एक आई ओपनर रहा कि अगर मैंने उनको फोर्सफुली उस समय समझाया होता तो शायद उनका आज ये हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही दिन से कवर होता। तब से लेके आज तक मैं यही एग्जांपल के साथ लोगों को बोलता हूँ कि आपने जो किया है वो आपके कंट्रोल में है, कंपनी से मिल रहा है। आपकी लाइफ में आगे जाके क्या होगा वो मैं और आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज क्या कर सकते हैं वो आपके कंट्रोल में। करेक्ट। और ऐसे ही एग्जांपल से फिर बहुत सारे लोग के मतलब पोर्टफोलियो में 2 से 3 या 5 लाख के ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होता है। तो आई स्टार्ट एस्टेब्लिश द एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द फ्यूचर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप हर महीने की 1 से 10 तारीख में एक शॉपिंग का लिस्ट बना सकते हो। करेक्ट। आप ट्रैवल प्लान करते हो, साल में एक बार समर प्लान करते हो या दिवाली वेकेशन प्लान कर सकते हो। एक इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसको आप प्लान नहीं कर सकते हो, आपको उसको एडवांस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी जरूरत होगी तब इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको वो नहीं देगी। इंश्योरेंस को आपको प्लान नहीं करना है, उसको एडवांस में ही आपको लेके रखना है। जब आपकी जरूरत होगी तब इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको नहीं देगी। करेक्ट। That's true, great. तो लाइक यू नो दैट इज वेरी ट्रू कि काफी लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि कंपनी ने ले लिया, आई डोंट नीड, बट आई थिंक दिस गेव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ऐसा नहीं होता है। नाउ भार्गव भाई, लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, थोड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है। आई थिंक ईच एंड एवरी इंडस्ट्री वाज इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। उसके बाद a lot of things changed, and I think insurance में तो there must have been a lot of changes because it is somewhere linked with health and a person's living. So what changed in insurance after COVID-19? Yes, जैसे कि आपने बोला कोविड ने लोगों का नजरिया इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही बदल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो पहले जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन था उसमें हमको पुश करना पड़ता था, इंश्योरेंस ले लीजिए। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे कोट करना पड़ता था कि अगर कैंसर बीमारी हो गई, अगर बाईपास आ गया तो 10-15 लाख रुपए तो आपको चाहिए।
पर अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कोविड के फर्स्ट वेव में ही 8.5 लाख रुपए का 14 दिन का पैकेज था। ओके, या मुझे और आज आपको भी पता है, कोविड इज जस्ट वायरल इन्फेक्शन और उसका कोई डिफाइंड ट्रीटमेंट नहीं था। आइसोलेशन करना था, इनहेलिंग होता था और देसी में काढ़ा पीते थे। सो कहने का मतलब है कि इट्स जस्ट वायरल और पीपल आर पेड ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख रुपीस। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसी क्रिटिकल बीमारी की जो आज की तारीख में 20 से 25 लाख रुपया भी कम पड़ते हैं। सो मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें कैंसर में हमने 2 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया हुआ, 2 करोड़ का फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। और कोविड में, पोस्ट कोविड की इन्फेक्शन से जो म्यूकरमाइकोसिस हुआ था उसमें हमने 74 लाख रुपीस का हाईएस्ट क्लेम पेड किया। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये आई ओपनर है फॉर दी जनरेशन और फॉर दी कस्टमर कि इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ गई है। नाउ पीपल अंडरस्टैंड के मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी प्रोडक्ट्स है जो हमारे हेल्थ केयर एक्सपेंस कवर करते हैं। तो पुश नहीं करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो वो पुल हो रहा है मार्केट। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस के समय में अगर मैं बात करूं, उस समय कोविड में जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स थी, वो अपने इनकम स्टॉप होने के बाद बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे की जॉब चली गई, तो वो सेविंग्स का महत्व सबको पता चला। भले ही वो ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइफ इंश्योरेंस में ही सेविंग होगा, बट जिसने लोग ने लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स किया है या इंश्योरेंस पॉलिसी एडिक्वेट ली थी, उसके फैमिली को वहां पे लाइफ इंश्योरेंस के डेथ क्लेम और लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट में से पैसा मिला हुआ है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कोविड के बाद बढ़ गया है, लोग समझने लगे हैं। और वही चीज आज की तारीख में लोग समझ के प्लान कर रहे थे। पहले लोग ऑब्लिगेशन में प्लान कर रहे थे, साल के एंड में मेरा टैक्स कट रहा है, आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया, मैं भी वो ले लेता हूँ। मैं जो बात फैक्ट है वही बोल रहा हूँ, मैं मेरे साथ नहीं, ये इंडस्ट्री के साथ जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। आज अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के साथ डील कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं, बट अगर आप किसी इंडिविजुअल के पास काम करते हैं, हमारे जैसे कंसल्टेंट के साथ, तो हम 1 to 1 उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी की प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनी होती है। और एज अ मीडिएटर वी आर द ब्रिज ऑफ फेथ। वो हमें आइडेंटिफाई करना है एज अ कंसल्टेंट, क्या ये प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में सही पोजीशन करने से उनकी जरूरत पूरी होती है कि नहीं। दैट्स ग्रेट। आई थिंक कोविड-19 से इंश्योरेंस की, जैसे आपने बोला, अवेयरनेस बढ़ गया ना, बिजनेस पर्सपेक्टिव से आई थिंक सेल्स वुड हैव इंक्रीज्ड अ लॉट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। सेल्स है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल एजेंसीज है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस माध्यम से जाना है। जनरेशन, आपका जो जनरेशन है वो वेरी टेक सेवी है, सो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ऑलरेडी आप जब इंटरेक्ट करने जाते हैं कस्टमर के पास, उन्होंने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट सारे ऑलरेडी समझ लिए होते हैं। मेरा काम होता है कि ये प्रोडक्ट सही में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, और बहुत बार बहुत सारे जार्गन्स लगते हैं। सो एज अ कंसल्टेंट आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प माय कस्टमर। सो एजुकेटेड क्लाइंट के साथ काम करने में यही मजा आता है। करेक्ट। क्या आपका भी थोड़ा काम सिंप्लीफाई हो जाता है एंड यू फील लाइक सामने वाला भी सिंप्लीफाई से ज्यादा क्या है कि वो उसको एक चीज की अवेयरनेस है कि भाई मुझे इंश्योरेंस क्यों लेना है, इसलिए वो होमवर्क करके बैठा है। अब मुझे कितनी अमाउंट का लेना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट कौन से राइडर के साथ लेनी चाहिए, वहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट रह जाता है। नाउ भार्गव भाई, लाइक नो, जैसे आपने इस इंडस्ट्री में 18 इयर्स से अपना करियर एस्टेब्लिश किया है, इवन मोर देन दैट आई गेस। इफ आई टॉक फ्रॉम फाइनेंशियल और मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, समवन इज इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सो मच टाइम, तो वो कितना अर्न कर सकते हैं आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इफ यू कैन गिव एन आइडिया। ये डिफाइन करने में मैं आपको मदद करूंगा। तो इंश्योरेंस एक दरिया है, और इसमें जैसे मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में देखा जाए तो मोर देन 200 प्रोडक्ट। ओके। सो मैंने जैसे अपने आप को पैशनेट किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मदर को कैंसर था, मेरे 2 मामा जी को एंजियोप्लास्ट हुए हैं, मेरे एक आंटी है बॉम्बे में, उनका बाईपास हुआ था, और मैंने वो लीलावती में बाईपास करवाया था। तो मैंने 15 दिन वहां पे रह के जो देखा था,
2011 की बात कर रहा हूँ। 1.5 2 महीने तक लोग अस्पताल में आईसीयू में थे और बिल जा रहा था 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख। सो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था और मेरे खुद के एग्जाम्पल से हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों मुझे कंसल्टिंग करनी चाहिए उसमें मैं कन्विंस हूँ। सो इनकम प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री की ग्रोथ की साथ साथ एक एडवाइजर अगर चलेगा 10 साल में एक एडवाइजर 2 से 2.5 करोड़ का इनकम रेवेन्यू बना सकता है। ओके। हाँ, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है और मैं खुद ट्राई करता हूँ कि इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है उससे मैं अपने ग्रोथ को ऑलवेज ट्रैक करता हूँ। सो माय पर्सनल ग्रोथ एज अ भार्गव टक्कर्स एक्यूमेन एडवाइजरी year on year 35 to 40%. Okay, that is big. So क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप बोले कितना कमा सकते हैं तो ये दरिया है। आप जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं, बिकॉज इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आज भी बहुत ही कम है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब गवर्नमेंट और IRDA ने जो नया इनिशिएटिव लिया है, IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा सर ने बाय 2047 तक जब भारत की आजादी को 100 साल खत्म हो गए, उनका मिशन है कि हर भारतीय के पास जीवन बीमा होगा, एक्सीडेंट पॉलिसी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगा और उनके घर का इंश्योरेंस होगा। करेक्ट। तो ये मिशन में वो अकेले नहीं है, सारी कंपनी के CEO है, कंपनी के एम्प्लॉय है, हमारे जैसे एस्टेब्लिश एडवाइजर है, ये उनके अकेले का मिशन नहीं है, ये मिशन हम भारतीयों का है। इस तरह से हम अपने आने वाले फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट नाउ अभी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ AI की। AI हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी जगह पे दे विल बी रिप्लेसिंग ह्यूमंस। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैज़ AI चेंज्ड एनीथिंग, और क्या आपको लगता है आगे वाले सालों में कुछ होगा AI के होने से? यस, एक बात आपने सही कही कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो कोविड के बाद हर बिजनेस को अगर बढ़ना है तो डिजिटल इज द ओनली वे। सो पर्टिकुलर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो पिछले 10 साल के अंदर डिजिटलाइजेशन और पेपरलेस हर इंश्योरेंस कंपनी ने वो अप्लाई कर दिया है। और कोविड के बाद अगर मैं बात करूं, कोविड से पहले हालांकि एक कंपनी मार्केट में आई है जो टोटली क्लाउड बेस्ड है, पेपरलेस ही पूरा काम करती है। मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ वो कंपनी ने पिछले 2 साल में उनका पूरा पॉलिसी इश्यूएंस ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा क्लेम असिस्टिंग, क्लेम सेटलमेंट AI के ऊपर लेके गए। सो उससे 2 फायदा हुआ है, एक तो एक एरर है वो लेस होती है, टाइम इज मनी फॉर एवरीवन। करेक्ट। और सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है so you are happy customer for them. So companies are ready to invest crores of rupees. We need to accept as a mediator, as a consultant or distributor, we need to accept this change. We need to adapt and we need to upgrade ourselves. So be it life insurance, general insurance, individual health insurance, every companies are well equipped with the digitalization. और AI से आपको data analysis में बहुत ही help होती है। करेक्ट। If I talk about myself, अगर मेरे 1000 कस्टमर के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मुझे अगर सेकंड्स में अगर एनालिसिस करना है, AI आज की तारीख में इज द राइट टूल फॉर मी। ट्रू। सो किसी भी बिजनेस को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, एज ए कंपनी, इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करना है तो अगर पॉजिटिव साइड्स में देखा जाए सो AI इज द राइट। और जैसे कि आप सबको पता है, यू ऑल्सो फॉल इन जेन जी। सो ये जनरेशन जो है, जो 2000 अगर बोला जाए तो 1990 से लेके 2010 तक जो भी जनरेशन है वो वेरी फास्ट टेक सेवी है। करेक्ट। वो जनरेशन के लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आज मैं तुम्हारी जैसी एज के लोग के साथ जब इंटरेक्ट करता हूं सो मेरे लिए चैलेंजिंग क्या होता है, आई नीड टू अपडेट विथ टेक्नोलॉजी। करेक्ट। नॉलेज मेरे पास भले ही 18 साल का हो, बट इफ आई एम नॉट अपडेट माई सेल्फ टेक सेवी सो आई कैन नॉट ग्रो। करेक्ट। सो मेरा तो यही मानना है कि समय के साथ बदलाव और उसको एक्सेप्ट करना वो हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी है। वेरी वेरी ट्रू कि अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट नहीं हो तो समवेयर आई थिंक यू विल बी आउट ऑफ द गेम। क्योंकि इंडस्ट्री की सारी कंपनी ने करोड़ों रुपए डाल के अपने सिस्टम
काम करने के तरीके बदल दिए। अब अगर आप वही पूरा ट्रेडिशनल वे से काम करने चाहोगे तो शायद आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपके गिने चुने कस्टमर है उसको भी कॉम्पिटिटर लेके चला जाएगा। ट्रू। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट सर्विस एक्सपीरियंस, वाओ फीलिंग। वेरी ट्रू। नाउ भार्गव भाई, जैसे आपने लाइक बोला हमारी जो जनरेशन है वी आर वेरी टेक सेवी एंड फास्ट मूविंग, वेरी ट्रू, बट लाइक यू नो आई फील हमारी जो जनरेशन है उसमें इंश्योरेंस एज अ कंसेप्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं है या मे बी इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ आई टॉक इन माई फ्रेंड सर्कल, अगर किसी को मैं करियर पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ, मे बी नो वन इज रियली कहते हैं ना लीनिंग टुवर्ड्स के इंश्योरेंस में करियर बनाना। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? इसके बारे में अपने एक अलग प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। जब आप ग्रेजुएशन के पहले पड़ाव में होते हैं, आपका कॉलेज चल रहा है, तो फैमिली में, आपके कलीग्स में, फ्रेंड्स में, आपके सीनियर्स के साथ आपकी क्या डिस्कशन होती है कि विच आर द गुड सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, ऑल दिस। सो मेजोरिटी 3 से 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे। इफ यू आर इन बीकॉम तो आगे एमबीए करो, मार्केटिंग या फाइनेंस करो। अगर आप मैथ्स में हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। लीगल में जाना चाहते हो तो लॉयर बनो। करेक्ट। और मेडिकल वाले के लिए डॉक्टर बनो या साइंटिस्ट बनो। क्यों हम एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जिसका एक बड़ा ही मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, अनटैप मार्केट की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और पर्टिकुलर इंश्योरेंस, जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ही लेस है। और जहां तक मेरा नॉलेज है, फॉरेन में एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर सिमिलर लाइक अ डॉक्टर, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, यस। सो मैंने अपने आप को पहले ही दिन से, जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो मुझे भी वही विजन बताया गया था कि एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करना है या एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट काम। सो कहीं ना कहीं वो पहले ही दिन से मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। और इंश्योरेंस कंसल्टेंट, आप मार्क माय वर्ड, इनकम प्रोस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, पर आने वाले 10 से 15 साल के बाद इंश्योरेंस एडवाइजर की भी वही रिस्पेक्ट मार्केट में होगी। ओके। देयर आर पीपल इन द मार्केट हु चार्ज for just to review your existing insurance portfolio, not for consulting, just to review कि आपका अभी कैसा है। हाँ, आपने existing obligation में, tax planning में किसी ने बोला कर दिया, उसको review करने के लिए, valuation करने के लिए people are charging handsome amount, और लोग दे रहे हैं। So trend भी बदला हुआ है, लोगों के mindset भी change हुए हैं कि planning इस तरह से करने चाहिए, प्रोफेशनल के साथ ही करने चाहिए। ऑब्लिगेशन सेल्स जो होते हैं, यू नो एज यू सेड कि कोविड-19 के बाद काफी ट्रेंड चेंज हो गया, तो एज यू सेड कि डेफिनेटली इन कमिंग 10 years दिस जॉब रोल और दिस ऑक्यूपेशन विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों के माइंड में। हम करियर सिलेक्ट करते हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, एक रिस्पेक्ट कमाने के लिए समाज में। ये दोनों चीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पॉसिबल है। और जैसे पहले ही मैंने बताया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन प्लान योर गोल शीट, डेफिनेटली यू विल अचीव। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। और इसी पर्पस से रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में मैंने एक नई कंपनी, नया वेंचर शुरू किया है। इट्स कॉल्ड बीएमटी इंश्योरेंस। ओके। जहाँ पे मेरा मकसद ही वही है, ज्यादातर वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन है, उनके साथ मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिस्कशन होती है, और जब डिसीजन परचेज का आता है तो एक ही कॉमन आंसर आता है, मेरे हस्बैंड ये देखते हैं, मेरे फैमिली में हमारे अंकल है वो देखते हैं, वी आर इन जॉइंट फैमिली, या फिर मेरे पापा देखते हैं। सो कहीं ना कहीं दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व देयर सेल्फ, जिसके लिए वो प्लानिंग हो रहा है, जिनके बेनिफिट के लिए हो रहा है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। सो एक ये मकसद है, टू एम्पावर फाइनेंशियल प्लानिंग इन वुमेन। एंड सेकंड, जो आपने बोला कि आज की जनरेशन अगर इंश्योरेंस को एक करियर के हिसाब से देखना शुरू करे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनको एडवाइजर बनना है, अदर देन एडवाइजर, जैसे मैंने बोला कि ये मिशन है, इस मिशन में एम्प्लॉयमेंट भी इतना है। एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन में एजेंसी मैनेजर है, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव है, एक्चुअल साइंस है, अंडरराइटिंग है, क्लेम ऑफिसर है,
So there are a huge opportunity, employment and as well as distribution में तो भार्गव भाई, लाइक ना एज यू सेड कि आपने जो न्यू वेंचर स्टार्ट किया है बीएमटी इंश्योरेंस, तो आई सी यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो जो सोशल मीडिया पे आपकी जो एक्टिवनेस है उससे कोई बिजनेस पे आपको रिजल्ट या ऐसे कोई चेंज दिखता है? बिजनेस पे चेंज नहीं हो सकता है, बट हाँ ब्रांड बिल्डिंग हो रही है और अलग अलग कनेक्ट्स मेरे बिल्ड हो रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली बेंगलुरु में किसी ने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरा प्रोफाइल देखा होगा और मुझे अप्रोच किया। उन्होंने ये मेरा बीएमटी एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट समझा और ही वांट्स टू एसोसिएट विथ अस फॉर दिस कॉज, क्योंकि मेरा दो ही कोर्स है, वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड यंग जनरेशन को इंश्योरेंस में करियर बनाना है। सो वी विल बी द टॉर्च बैरियर, वी आर क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म। क्यों आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहिए? वी आर इन्वाइटिंग देम टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन एंटर इन दिस इंडस्ट्री विथ क्लैरिटी। तो पॉसिबिलिटी रिटेंशन और ग्रोथ की ज्यादा है, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। आइदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, आइदर वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाए। ग्रेट। तो मतलब ओवरऑल एक्सपोजर आपका इंक्रीज हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और जो इंस्टाग्राम आज की तारीख में ट्रेंड है, लिंक्डइन, हर जगह पे मेरे कंटेंट्स से मुझे हमारी एसोसिएट कंपनी से भी सेम नोटिफिकेशंस मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे जो एसोसिएशन है वो स्ट्रांग होता है। वेरी ट्रू कि वी आर इन राइट एसोसिएशन। बिकॉज इन इंश्योरेंस अगेंस्ट, जैसे मैंने बताया कि हमारा काम ब्रिज ऑफ फेथ है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर। करेक्ट। सो अगर उस रोल को हम सही तरीके से निभाए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ थ्री। So, Bhargav bhai, like as you said, you have over 18 plus years of experience. तो I'm very sure कि आपके पास कोई interesting case studies होगी related to insurance. Maybe you help certain client in certain way, से उनका benefit हुआ हो. तो can you share any interesting case study? Yes. वैसे तो क्लेम को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. It's a very emotional thing for me. But हाँ, when I was इन कॉलेज और ये 2006 में मैंने ये जर्नी शुरू की। तो 2007 में मैं जहाँ पे कोचिंग पे जाता था, वहां पे जो मेरा फ्रेंड था उनका ग्रेन, होलसेल ग्रेन का बिजनेस था। okay. तो मैंने बोला कि मुझे 10 लोगों को मिलना होता है, क्या मैं आपको और आपके पापा को मिलने घर पे आ जाऊं? सो एक दिन मैं मिलने गया और तब वो मैरिज नहीं हुई थी उनकी। तब मैंने उनको लाइफ के हर माइलस्टोन बताए थे कि आज तुमने कमाना शुरू किया है, तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी है, आगे जाके तुम्हारी शादी होगी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। तो वो सारे माइलस्टोन मैंने डिस्कस किए थे। तब उन्होंने एक पॉलिसी प्लान की थी। उनकी शादी के बाद मैंने उनको दूसरी पॉलिसी प्लान करवाई थी। 2 साल के बाद जब उनके यहाँ बेटा हुआ तब मैंने एजुकेशन के लिए एक यूलिप प्लान करवाया था और आफ्टर दैट मैंने रिटायरमेंट के लिए। तो टोटल मैंने उनको 6 पॉलिसी प्लान करवाई थी। और आई एम हैप्पी टू शेयर टुडे, लास्ट सितंबर जब उनकी कनाडा की फाइल पास हो गई, okay. और विद इन 1 मंथ उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है। सो जस्ट मुझे कॉल आया कि भाई मुझे अगर पैसा चाहिए तो कितना मिलेगा। उन्होंने बोला कि मुझे अगर 1.5-2 लाख रुपए मिल जाए तो इनफ है मेरे लिए। जब मैंने उनको स्टेटमेंट भेजा, सो टोटल 8.5 लाख रुपीस विदाउट टैक्स उनके अकाउंट में पॉसिबल थे आने के लिए। और एट दैट टाइम मेरी जो खुशी थी और उनका जो सेटिस्फेक्शन था, तो इट इज ऑल अबाउट कि वी आर ऑन राइट एसोसिएशन। उसका एक लाइव एग्जांपल कि मैंने उस समय जो कमिट किया था वही फंड वैल्यू से ज्यादा का ग्रोथ था। उस समय जो उनको बताया था वो सारे अमाउंट उनको विद इन 4 वर्किंग डेज में अकाउंट में मिले। और आज भी इज एंजॉइंग अनदर 3 पॉलिसी जिसको अभी चालू ही रखना है फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से। करेक्ट। सो समटाइम इंश्योरेंस इज अबाउट नॉट ओनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इट इज आल्सो सेविंग्स। और आज की तारीख में एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं कस्टमर की रिस्क एपिटाइट के हिसाब से एसेट क्लास सजेस्ट करता हूँ। सो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन नाउअडेज फॉर यंग जनरेशन। आई ऑलवेज प्रेफर यू शुड स्टार्ट SIP फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। करेक्ट, दैट्स ग्रेट। तो
भार्गव भाई, जैसे आपने बोला कि लाइक नो एडवाइजर्स एंड एजेंट्स और कंसल्टेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन चूजिंग द इंस्ट्रूमेंट और टूल कि जहाँ पे इन्वेस्ट करना है. राइट नाउ आई थिंक मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है कि देर आर मेनी न्यू कंपनीज कमिंग अप वो आर कम्प्लीटली डिजिटल, और जो ऐसा कहते हैं DIY डू इट योरसेल्फ इंश्योरेंस प्रमोट कर रही है कि आप डायरेक्टली हमसे ही लेकिन कंपनी से इंटरेक्ट करके यू बाय. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? जैसे मैंने बताया कि हर प्रोडक्ट का एक टारगेट ऑडियंस रहता है, तो जो लोग आज की तारीख में ऑनलाइन खुद परचेस करते हैं वो कुछ गलत नहीं करते, बट मेरा उनसे एक ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पूरे प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट देख लिए हैं बट आपके लिए वो कैसे सही है वो अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप ऐसी प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन कर देंगे जो आगे जाके आपके लिए एक ओवरबर्डन हो जाता है. सो मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि ऑनलाइन परचेस करने में डिस्काउंट के हिसाब से ले लिया होता है बट रिटेंशन रेशियो इज वेरी लो बिकॉज उसका फॉलो अप नहीं होता है. मेल बॉक्स में, कॉलिंग में भी आज की तारीख में आप 25 से ज्यादा फोन आपको अननोन आते होंगे जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस ले लो, लोन करवा लो, कार की ऑफर. सो आप इतने से कितने कॉल अटेंड करते हैं? इमीडिएटली वी कट द कॉल. सिमिलरली ऐसे फोन्स आपको रिन्यूअल के टाइम आते होंगे बट आप उसको मार्केटिंग कॉल करके रिजेक्ट करा देते हैं. इट लीड्स टू आपकी लैप्सेस एंड पॉलिसीज होती. और जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तब हमारे पास एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं होता है. और मैंने बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स में एग्जांपल्स देखे हुए जो बाद में किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए. ओके. सो अगर आप मेंटली और आपको पता है कि आप अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और आपको आपकी जरूरत एनालिसिस करके वो प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि क्या वो सूट करेगी आपकी रिक्वायरमेंट को. डिजिटल इज द गुड थिंग, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट हर प्रोडक्ट का एक अलग सेगमेंट. आज की तारीख में भी गूगल में सर्च प्रोडक्ट की बहुत होती है बट ट्रांजेक्शन ऑफलाइन पीपल लाइक अस जो प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनकी जरूरत को समझ के प्रोडक्ट देते हैं. इट इज ऑलवेज गुड. सो मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात क्या है कि आज की तारीख में कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में जान के बैठा है. मुझे उनको असिस्ट करना है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही कि नहीं, डिसीजन लेने में मैं मदद करता हूँ. तो भार्गव भाई, लाइक I'll just ask a light question. Let's say if you could change one thing from insurance industry, ऐसी क्या एक चीज है जो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चेंज करना चाहेंगे? फॉर द कस्टमर साइड और कंपनी साइड? मे बी बोथ. कस्टमर हमेशा वही देखता है जो कंपनी उनको दिखाती. ओके. आपने बहुत सारी एड देखी होगी. 400 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस. हाँ, यस, वेरी ट्रू. और वही इंक्वायरी मेरे पास आती है, अरे भैया तुमने तो 30,000 का कोटेशन दिया है. हाँ, ये 400 में दे 400. वो 30 सेकंड की टीवी एड या रेडियो जिंगल आपको अवेयरनेस लाने के लिए या इंक्वायरी जनरेट करने के लिए है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स कंडीशन जो बिलो लाइन में लिखे होते हैं कि दिस कोटेशन फॉर 25 years ओल्ड पर्सन फॉर 10 years टेन्योर ओनली. जब हमने प्लानिंग किया है आपकी 85 की एज तक, आपकी एज के हिसाब से, आपकी हैबिट्स के हिसाब से, इफ यू आर स्मोकर तो आपका वही प्रीमियम 1.5 गुना हो जाता है. ओके. सो आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट दिस काइंड ऑफ टीजर्स और एडवर्टाइज. मेरा कहने का मतलब है अगर कस्टमर सही तरीके से समझ के प्रोडक्ट परचेस करता है so definitely it will help them to secure their financial security or financial loss. Similarly in health insurance बहुत सारे नॉन डिस्क्लोजर ऑनलाइन में ज्यादातर क्या होता है, आप जो क्वेश्चन पूछे उसको अपनी तरीके से समझ के आंसर देते हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने नो लिख दिया है तो आगे जाके किसको पता चलेगा. बट कोविड के बाद हर इंश्योरेंस कंपनी रैंडमली इन्वेस्टिगेशन करती है और उस समय भी आपके क्लेम के समय आपकी मेडिकल हिस्ट्री को वापस से चेक किया जाता है. ओके. और उस समय आप कैसे पता होगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यू गेव द कंफर्मेशन बाय OTP ऑनलाइन कि आपको कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है. बट इंश्योरेंस कंपनी के पास जब एविडेंस आ जाता है कि जब आपने पॉलिसी लिया था उससे पहले ऑलरेडी आपने एक ट्रीटमेंट लिया हुआ है, भले ही वो रिलेटेड दैट हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, एज पर गाइडलाइन मटेरियल फैक्ट्स हाइडिंग
वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, आपको क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो कस्टमर यहाँ पर गलती करता है, और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कंपनीज को आज की तारीख में जितना हो सके उतना लेमेन में अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स, अपने प्रोस्पेक्टस रखने चाहिए, और व्हाटएवर द मेंशन इन पॉलिसी वर्डिंग, उसी हिसाब से क्लेम प्रोसेस, उसी हिसाब से पॉलिसी के बेनिफिट मिलने भी चाहिए। और कस्टमर को इट इज ऑल अबाउट एग्रीमेंट। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो 30-40 पेज की उसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो पहले पढ़ते हैं, फिर साइन करते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, लाइफ, हेल्थ, उसको वो एग्रीमेंट है, उसको रिसीव करने के बाद आपको पढ़ना चाहिए। जो आपके एडवाइजर ने या फिर किसी ऑनलाइन या किसी इंस्टीट्यूट से आपने परचेस किया है, वो सारी चीज सही है कि नहीं। अगर उसमें आपको लग रहा है कि मुझे जो बताया गया था वो नहीं है, you can cancel this policy within 15 days of receiving policy. Okay. So there are some clause, 15 days free look period. अगर आपको लगता है कि मुझे जो बताया वो नहीं है, तो आपके पास पूरा राइट्स है एज ए कस्टमर। तो चेंज लाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ, चेंज सबको लाना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है। वी ऑल आर एजुकेटेड कस्टमर। जब आप 1 लाख रुपए का चेक लिखते हो, इट्स योर हार्ड एंड मनी, तो यू हैव ऑल द राइट्स, डोंट गो ब्लाइंडली। और पॉलिसी रिसीव करने के बाद फर्स्ट पॉलिसी में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी देती है कंपनी एज पर IRDA गाइडलाइन। उसमें सारे टर्म्स कंडीशन डिस्क्लोजर ऑलरेडी मेंशन है। तो मेरा तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एज ए कस्टमर मुझे जो भी डील करता हूँ उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और एज ए कंपनी जो वो कमिट करते हैं वो ऑन पेपर कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहिए। एज ए मीडिएटर मेरा काम तो एग्रीमेंट करवाना है, और मैं ऑलवेज अपने कस्टमर को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना कि कंपनी को। क्योंकि आज कस्टमर मेरे पास आता है एक उम्मीद के साथ कि यहाँ पर राइट सॉल्यूशन मिलेगा। सो मैं उनके रिस्क को लेके जाता हूँ कंपनी के पास और रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे कस्टमर को, ना कि कोई पर्टिकुलर कंपनी को। करेक्ट, इट्स वेरी ट्रू। आई थिंक काफ़ी लोगों का ऐसे पर्सपेक्टिव होता है कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी, बट अगर आप रिवर्स पर्सपेक्टिव से जैसे आपने बोला, तो आई थिंक एक कस्टमर आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जिस दिन मेरे कस्टमर को कंपनी की ऑफिस पे सर्विस के लिए जाना पड़ा, उसी दिन उसके लिए मैं राइट एडवाइजर नहीं हूँ। सही बात है। ही अपॉइंटेड मी, उन्होंने अपॉइंट किया है उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस के लिए और सर्विस के लिए। इट इज माय मोरल रिस्पांसिबिलिटी। तो भार्गव भाई, आई थिंक वी डिस्कस्ड अ लॉट, एंड आई थिंक मेरे जितने सारे क्वेश्चंस थे, आई गॉट रियली गुड answers for that or understanding for the industry. If there are any closing notes from your side? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे यंग जनरेशन इस माध्यम से एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये जो इंडिया की ग्रोथ जर्नी है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है इंश्योरेंस में जो GST लगता है वो कितना परसेंटेज लग रहा है? No idea. 18%. Okay. Even though it is a necessity. मेजोरिटी रेवेन्यू गवर्नमेंट को कौन से सेगमेंट से आता है? एग्रीकल्चर, स्टील, इंश्योरेंस। ओके। उसके बावजूद भी अगर यंग जनरेशन ऐसा मान रही है कि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों करियर बनाऊं, मैंने अपना आंसर दे दिया है। करेक्ट। अगर करियर बनाना है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द राइट चॉइस। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी रिवॉर्ड, रिकग्निशन और आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए आज की तारीख में बहुत ही अच्छा स्कोप है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्पेशली मेंटरशिप के लिए BMT एंटरप्रेन्योर को लॉन्च किया हुआ है। सो वी आर हैप्पी टू हेल्प, एंड फॉर द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टिंग, एंड पीपल लाइक यू who always contribute in the society by this platform. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you.